नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंसेस। यूपी लेखपाल 2025 एग्जाम में 10 नंबर का आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट आना है। तो वहां पर आपका जो विश्व की संस्थाएं हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। कम से कम यहाँ पर 1 से 2 नंबर के प्रश्न या 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको शेयर करता हूं। उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्टडी बुक लेकर आए हैं और जो नया सिलेबस है, नया एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से इन्होंने ये बुक बनाई है। हिंदी पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए 15 प्रैक्टिस सेट्स भी इन्होंने बनाए हैं। 399 रुपए की ये स्टडी बुक मिलने वाली है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। विशेष सूची दी है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम समाज एवं विकास, स्टैटिक जीके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, कंप्यूटर के सभी टॉपिक दिए हैं और उत्तर प्रदेश जीके के भी सभी टॉपिक दिए हैं। प्रश्नों की संख्या 808 बताई है 399 के प्राइस में। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप ये किताब ले सकते हैं। इनके कंटेंट की अगर बात की जाए, ये यहाँ पर इतिहास का कंटेंट आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, साइट, जांच परिणाम, समय, जैसे आप देख सकते हैं हिंदू विभाग के प्रकार भी बताए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं और उसकी आंसर की भी यहाँ पर दी गई है जो आप अपने सामने देख सकते हैं। तो अगर आपको ये किताब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, जिसको यूएनईपी कहते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। यह स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बना था। यह संगठन ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करता है। यह चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी देता है। अगला जो संगठन है वो है IUCN। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। गुलाबी पृष्ठों पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों को दर्शाया जाता है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF की। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह है विशाल पांडा। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। यह लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब हम बात करेंगे UNFCCC की। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और रियो में हुआ था। 21 मार्च 1994 को यह लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना है। इसकी वार्षिक बैठक COP कहा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 821, 28, ये सब आप सुनते हैं। तो इसकी वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है और अक्सर एग्जाम में COP से जुड़े हुए प्रश्न आप देखने को मिलते हैं, आपको सामने आते हैं हर एग्जाम में लगभग। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, यह कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारना है। इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क बनाया जाता है। भारत के कई बायोस्फीयर रिजर्व इस विश्व नेटवर्क में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे साइट्स की। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्ज्ड स्पेसीज। यह समझौता 1973 में हुआ था और लागू 1975 में हुआ। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह वन्य जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार को रोकता है। इसका प्रशासन UNEP द्वारा देखा जाता है। जो अगला महत्वपूर्ण है वो है रामसर कन्वेंशन, जिसके प्रश्न बार बार आते हैं। यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। इस पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुए थे। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में 75 से अधिक रामसर स्थल हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसी कन्वेंशन का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। यह समझौता 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ।
यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य सीएफसी का उत्पादन बंद करना था। यह अब तक का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस इसी की याद में मनाया जाता है। तो यह समझौता 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य सीएफसी का उत्पादन बंद करना है और यह अब तक का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कहां पर हुआ था और ये क्या किसके लिए उत्पादन को बंद करने के लिए जाना जाता है। अगला जो आपका प्रोटोकॉल है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। यह 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था और COP3 के नाम से जाना जाता है। यह 2005 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पेश की गई। यह विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। अब हम बात करेंगे वियना कन्वेंशन की। यह 1985 में अपनाया गया था। यह भी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए है। यह एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, बाध्यकारी नहीं है। इसी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। भारत 1991 में वियना कन्वेंशन का सदस्य बना था। अब हम बात करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 अर्थ समिट की। इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। इसमें एजेंडा 21 दस्तावेज जारी किया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एजेंडा 21 दस्तावेज का संबंध किससे है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में इसको जारी किया गया था। यह सतत विकास पर केंद्रित है। यहीं से CBD और UNFCCC की नींव पड़ी थी। अब हम बात करेंगे जैव विविधता कन्वेंशन CBD की। पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। यह 1993 में लागू हुआ था। इसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों का न्याय संगत बंटवारा। इसकी सर्वोच्च संस्था COP है जो हर 2 साल में मिलती है। अब हम बात करेंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल की। यह जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौता है। इसे 2000 में अपनाया गया और 2003 में लागू किया गया। LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। यह CBD के अंतर्गत आता है। भारत इसका एक पक्षकार देश है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है नागोया प्रोटोकॉल। यह 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया। यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण पर है। ठीक है, तो जो आनुवांशिक संसाधन है उन तक पहुंच और लाभ साझाकरण पर है। इसने आईची लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह 2014 में लागू हुआ था और 2010 में अपनाया गया था। यह अंतर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जैव चोरी को रोकना है। अगला जो है वो है UNCCD। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। यह 1994 में स्थापित हुआ और 1996 में लागू हुआ। यह मरुस्थलीकरण को रोकने वाला एकमात्र कानूनी समझौता है। तो जो मरुस्थल लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसको रोकने के लिए यह एकमात्र समझौता है। इसका मुख्यालय बार्न जर्मनी में है। भारत में हाल ही में इसके COP14 की मेजबानी की थी। अगला जो कन्वेंशन है वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यह 2001 में अपनाया गया और 2004 में लागू हुआ। यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर रोक लगाता है। इन्हें डर्टी डजन रसायन कहा जाता है। इसमें DDT और PCB जैसे खतरनाक रसायन शामिल हैं। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाना है। अगला जो कन्वेंशन है वो है रॉटरडैम कन्वेंशन। यह 1998 में अपनाया गया और 2004 में लागू हुआ। यह खतरनाक रसायनों के व्यापार से संबंधित है। यह PIC प्रक्रिया पर आधारित है। आयातक देश को रसायन के खतरों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। यह कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को कवर करता है। अगला जो कन्वेंशन है वो है बेसल कन्वेंशन। यह 1989 में अपनाया गया और 1992 में लागू किया। यह खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करता है। यह विकसित देशों से विकासशील देशों में कचरा डंपिंग
रोकता है। इसमें ई कचरा भी शामिल है। अमेरिका ने इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है क्योंकि सबसे ज्यादा ई कचरा यही लोग प्रोड्यूस करते हैं। अगला जो है वो है मिनामाता कन्वेंशन। यह समझौता 2013 में हुआ और 2017 में लागू हुआ। यह पारा प्रदूषण से संबंधित है। इसका नाम जापान के मिनामाता शहर पर रखा गया है जहां पारा विषाक्तता फैली थी। ये पारा युक्त उत्पादों जैसे थर्मामीटर के उपयोग को कम करता है। इसलिए आप देखते होंगे अब भारत में सिर्फ डिजिटल थर्मामीटर आपको दिखाई देते हैं। पारा वाला थर्मामीटर आपके सामने से बिल्कुल नदारद हो चुका है। भारत में 2018 में इसकी पुष्टि की गई थी। अगला जो आपका संस्थान है वो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF। पूरा नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हुई। यह पर्यावरण परियोजनाओं के लिए फंड प्रदान करता है। यह UNFCCC, CBD, UNCCD आदि के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला जो है वो है IPCC। पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 में WMO और UNEP ने मिलकर की। यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है। इसे 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला जो आपका संस्थान है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। WMO इसका शॉर्ट में नाम है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह वायुमंडल और जलवायु की स्थिति पर निगरानी रखता है। कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। यह स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है हरित जलवायु कोष GCF जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना 2010 में कानकुन सम्मेलन COP16 में हुई थी। मुख्यालय है इंचियान दक्षिण कोरिया में। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु वित्त देना है। विकसित देशों ने इसमें $100 बिलियन प्रति वर्ष देने का वादा किया था और यह UNFCCC के वित्तीय तंत्र का हिस्सा है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट। यह 2015 में COP21 के दौरान अपनाया गया। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। कोशिश यह है कि वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहे। इसमें देशों ने NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस प्रस्तुत किए हैं। अमेरिका इससे बाहर होकर फिर से शामिल हुआ। तो ये चीज आप देख सकते, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे इससे पहले तो वो इससे बाहर हो गए थे, फिर बाद में बिडेन राष्ट्रपति बने तो वो इसमें शामिल हुए। अगला है आपका कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में COP21 में की थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत, गुरुग्राम इंडिया में है। यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सूर्यपुत्र देशों का समूह था। अब यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुला है। हम बात करते हैं किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया एक संशोधन है। यह 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में अपनाया गया। इसका लक्ष्य HFC को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। HFC ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते पर शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। यह 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ है। अगला जो है वो है बॉन चैलेंज। यह एक वैश्विक प्रयास है जो 2011 में शुरू हुआ था। लक्ष्य था कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है। यह वनों की कटाई को पलटने का प्रयास है। भारत ने 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली का संकल्प लिया है। यह IUCN और जर्मनी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है ट्रैफिक। इसका पूरा नाम है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह WWF और IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है।
अगला जो है वो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। यह पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। पहले इसका नाम आईसीबीपी था। मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है। यह आईबीए इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज की पहचान करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस भारत में इसका भागीदार है। अब हम बात करेंगे ग्रीन पीस की। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, यानी कि एक एनजीओ है। इसकी स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा में हुई। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। यह सरकारों या निगमों से फंड स्वीकार नहीं करता है। यह जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और परमाणु ऊर्जा के खिलाफ अभियान चलाता है। अगला जो है वो है सीएमएस बान कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। तो सीएमएस का फुल फॉर्म है। इसे बान कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1979 में अपनाया गया और 1983 में लागू हुआ। यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। भारत 1983 में इसका सदस्य बना है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा एफसीपीएफ, यह विश्व बैंक द्वारा संचालित है। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। यह विकासशील देशों को आरईडीडी प्लस के लिए तैयार करता है। आरईडीडी प्लस का अर्थ है वनों की कटाई और क्षरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी। यह वनों को बचाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है। अगला जो आपका फोरम है वो है ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ। यह बाघों को बचाने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली भारत में है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यह दुनिया का एकमात्र संगठन है जो केवल बाघ संरक्षण पर केंद्रित है। बाघ रेंज वाले देश इसके सदस्य हैं। अगला जो है वो है सावेन। यह दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए बना है। इसकी शुरुआत 2011 में भूटान में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। यह वन्यजीव कानूनों को लागू करने में सहयोग बढ़ाता है। अगला जो आपका गठबंधन है वो है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई। इसे भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 में लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में। उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति अवसंरचना को मजबूत बनाना। सचिवालय इसका नई दिल्ली भारत में है। यह आईएसए के बाद भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। तो जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके बाद भारत ने एक और चीज की लॉन्च किया 2019 में, जिसका नाम है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार करिएगा। तो ये रहा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आपने बहुत सारे पर्यावरण से जुड़ी हुई, इकोलॉजी से जुड़ी हुई इंटरनेशनल संगठन देखे, उनके मुख्यालय देखे, उनकी स्थापना देखी और उनसे जुड़े हुए प्रयासों कार्यक्रम को भी देखा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों का साथ वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मैसेज करके या टेलीग्राम का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टॉपिक थोड़ा कठिन है ये वाला, आप जब 2-3 बार इसको देखेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर पाएंगे। आप अपने नोट्स बुक्स में भी उतार सकते हैं, तो उससे भी आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन करने के लिए नोट्स आपके स्वयं के तैयार हो जाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।